अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MGT 501 का लेक्चर नंबर 22, जो कि एक प्रोसेस चला था 15 टू 60 लेक्चर से कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को हायर कैसे करती है। जैसे कि पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की, उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन की, उसके बाद उन्होंने सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया और उसके बाद एंड में किया उन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तब होती है जब एम्प्लॉइज को हायर कर लिया जाता है, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। अक्सर हम अपनी लाइफ के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एक की जगह में दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर फर्क है और काफी ज्यादा फर्क है, और इसको HRM के अंदर बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पैरेलल चल रही होती है। हमारी लाइफ के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट इस वजह से भी नहीं करते कि हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क है, और HRM इसके फर्क को बताता है हमें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि इस लेक्चर का टाइटल भी है, वो देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अब ट्रेनिंग जो है वो जब भी आप देखेंगे तो आप करंट जॉब के लिए, आप कोई भी जॉब जब कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई स्किल डेफिशिएंसी आ रही है, तो आप उसके लिए ट्रेनिंग देती है ऑर्गेनाइजेशन आपको, कि आप वो अपनी डेफिशिएंसी दूर करें और आप अपना काम जो साइड है, वर्क है, वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। डेवलपमेंट होती है फ्यूचर जॉब्स के लिए। अब मैं दोनों के लिए आपकी आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। सपोज कि आपके पास आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर जो आपको आपके लिए कंप्यूटर पे काम करके देता, आप उसके बॉस है, और आप देखते हैं कि उसकी ऑफिस MS वर्ड के अंदर उसकी जो उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। वो आपके लेटर्स वगैरह बहुत अच्छे से टाइप कर लेता है, बड़े अच्छे से बनाता है। लेकिन उसकी एक्सेल के अंदर जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो एक्सेल के अंदर थोड़ा सा स्किल डेफिशिएंसी आपको नजर आती है, देर से काम करता है, स्लो करता है, या बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है एक्सेल के अंदर। तो आप उसके लिए एक ट्रेनिंग अरेंज करते हैं कि आपको उससे एक्सेल सिखाया जाए। और इसी तरह आप जब प्रेजेंटेशन, आप बॉस है उसके और आपको अक्सर जो है मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो आप देखते हैं कि वो उसका पावर पॉइंट के ऊपर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो आप उसके लिए पावर पॉइंट एक्सेल की ट्रेनिंग अरेंज करते हैं और वो उसकी ये डेफिशिएंसी को जो है ना ख़त्म करते हैं और उसको इम्प्रूव कर देते हैं। ये उसके लिए ट्रेनिंग है, वो करंट जॉब को करने के लिए उसको ज़रूरत थी। अब देखें डेवलपमेंट, आपने देखा होगा जब भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कोई नया प्रोजेक्ट आता है, जब वो प्रोजेक्ट आता है तो वो अपनी कुछ लोगों को, जैसे फर्ज करेंगे आपका एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उसमें जी चाइनीज, जर्मन या अमेरिकन में से कोई कंपनी आगे काम करी, और आपने अपने आपकी कंपनी ने अपने कुछ मैन पावर को, ऑफिसर्स को मैन पावर को उनके साथ अटैच कर दिया। अब जब अटैच कर दिया तो आप वो काम तो कैरी आउट करवा रहे हैं उनसे, वो कर रहे हैं सारा काम। तो साथ में आपको पता ही है, जब ये लोग हमें सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हमें हैंड ओवर करके जाएंगे, तो ये वाला जो प्लांट लगेगा या इंडस्ट्री लगेगी वो हमने हमने ही चलानी है। तो उसके मीनवाइल आप क्या करते हैं, आप उसी कंपनी को कहते हैं कि आप हमारे मैन पावर को ट्रेन करें, उसके लिए आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग कंडक्ट करें। मैं वर्ड ट्रेनिंग यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनते जाए, आप ट्रेनिंग कंडक्ट करें ताकि हमारे लोग जो है आपके जाने के बाद हमारे प्लान को चला सकें। तो उसके नतीजे में जो ट्रेनिंग करवाएगी, टेक्नोलॉजी सिखाएगी, प्लांट को कैसे चलाना है, शेयर मामला चलाएगी, जो कि आपकी अभी की जरूरत नहीं है, फ्यूचर की जरूरत है। तो ये डेवलपमेंट होगी आपकी मैन पावर की, आपके ऑफिसर्स की। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभी जो प्रोसेस है ट्रेनिंग है, प्रोसेस ट्रेनिंग स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले देखिए ना, अब ऐसे तो नहीं होता कि जैसे बस गए और ट्रेनिंग जाके लेने चले गए, या आपने किसी को कह दिया क्या हो यार, मैं भी ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, आप भी चले जाओ, आप भी मेरे साथ चलो, ऐसे तो कभी नहीं होता। ट्रेनिंग जो है उसकी एक आप सबसे पहले नीड देखी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि नीड है हमें। जैसे कि मैंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को आपने देखा कि इसको एक्सेल और MS वर्ड की जरूरत थी, तो आपने उसको उसकी नीड असेसमेंट कर ली कि आपको इस चीज की जरूरत है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर को। और उसके बाद आपको आपने देखना है कि इश्यू क्या है। इश्यू आपको ये है कि आपका काम सफर हो रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन PPT में नहीं बन रही, पावर पॉइंट में नहीं बन रही, आपके एक्सेल के अंदर जब आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे बजट, एनुअल बजट बनाते हैं तो एक्सेल में बनाया जाता है, और बड़ा ज्यादा कम्प्रिहेंसिव फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, वो इशू है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपने इश्यू भी देख लिया और नीड असेसमेंट भी कर ली। फिर आपने ट्रेनिंग डिज़ाइन करनी है कि को ऐसी ट्रेनिंग हो
कि ये इसकी स्किल्स को प्रूव करे। ये ना हो कि क्लास में कोई बताता रहे एक्सेल ये होता है, पावर पॉइंट ये होता है, तो उससे तो उसके ऑपरेटर की जो डेफिशिएंसी इंप्रूव होने वाली नहीं है। तो आपने एक ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन करनी है जो ऑन दी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर के इसके सामने हो, ट्रेनर्स के साथ बैठ के उसको करके दिखाए। ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जो भी आपको जरूरत होगी, स्किल डेफिशिएंसी होगी, नीड असेसमेंट करेंगे, इशू होगा, डायग्नोज होगा, फिर आप आगे चलेंगे। फिर देखिए व्हाट कंटेंट विल एड्रेस मीन्स के वो जो ट्रेनिंग है उसके अंदर कैसा कंटेंट डाला जाए कि वो पूरी तरह रेलिवेंट हो। ठीक है, वही जैसे मैं कह रहा था कि अभी जो हमारी डेफिशिएंसी हमें नजर आ रही है कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर एक डेफिशिएंसी है, तो उसको आप बोर्ड पे पढ़ाने से या बड़ी बड़ी पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन देने से वो नहीं सीखेगा। आपने उसको ज्यादातर उसको कंप्यूटर पे करके दिखाना है, क्योंकि वो कंप्यूटर लिटरेट है, बड़े अच्छे से समझता है एमएस वर्ड को। बस ये कि एक्सेल पावर पॉइंट में थोड़ा डेफिशिएंट है, स्लो है, उसको आपकी उसकी स्किल इंप्रूव करनी है। तो ऐसा कंटेंट आपने लेके आना है। अभी हम चलते हैं, जो कि हम आपको तो पता है हम चलते हैंड आउट से आगे चलेंगे। अब हैंड आउट से ज्यादा चीजें होती है, मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा अब हैंड आउट से सीख सके। ठीक है, अब आगे है जी अच्छा, लर्निंग क्या चीज होती है। लर्निंग देखिए, जब भी ट्रेनिंग होगी उसके नतीजे में हम कुछ सीखेंगे, उसको लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग आपकी बिहेवियर के अंदर, आपके वर्क के अंदर एक चेंज लेके आएगा, और वो चेंज ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आपने सीखा है और आप भूल गए। हाँ, सीखा और भूल जाते हैं हम, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी जाती कि आप उसको सीख के बिला वजह सीखे। आपको आपकी जरूरत, जैसे हमने कहा पहले मैंने प्रोसेस इस वजह से बताया, नीड असेसमेंट होती है, इशू डायग्नोज होता है, वो ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आप जाके अप्लाई करते हैं और डेली बेसिस पे अप्लाई करते रहते हैं, और भूलने वाला कॉन्सेप्ट फिर नहीं बनता होता वहां पे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऐसे न समझिए कि जैसे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की कोई यूनिवर्सिटी की बात करें, कोई स्कूल कॉलेज की बात, जो हम डिग्रियां बांटी जा रही है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर भी नहीं आएगी ये जिसका बोर्ड के ऊपर लिखा हो कि ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी मिल को कहा जाएगा जहां जो अपने एम्प्लॉयज की स्किल डेफिशिएंसी का एनालिसिस करती रहती है कि उनके अंदर क्या क्या कमी है, और उससे रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती रहती है और उनको अप टू डेट रखती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन पावर है वो कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है, मुकाबला दूसरों से जब दूसरी इंडस्ट्री से करते हैं। और उनकी उनकी मैन पावर जब अच्छी होती तो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है कि नीड असेसमेंट करके, स्किल डेफिशिएंसी देख के ट्रेनिंग कंडक्ट करती है, ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेनिंग डिफाइंड, ये ट्रेनिंग को डिफाइन कैसे करना है? ट्रेनिंग डिफाइन ऐसी होती है कि ये ऐसा जो प्रोसेस जो एम्प्लॉयज की स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करे, और जो डेफिशिएंसी है उनको खत्म करे और परफॉर्मेंस बढ़ा दे। ये उर्दू में बता दिया और मैंने अंडरलाइन कर दिया। इंग्लिश आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में आसान लफ्ज़ में बताना मेरा मकसद है। आगे चलते हैं चैलेंजेस इन और ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग है उसके अंदर चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज तो ये है ना कि जब आप ट्रेनिंग देनी है, सबसे पहले आपको पता है ट्रेनिंग मतलब देनी क्यों है। ठीक है, उसको फिर ट्रेनिंग जो देनी है उसका उसका सोल्यूशन जो है, वो जो ट्रेनिंग है उसके अंदर है कि नहीं, आप मतलब आपको मसला है उसका सोल्यूशन उस ट्रेनिंग के अंदर है जो आप कंडक्ट कर रहे हैं। फिर जो ट्रेनिंग के गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। मीन्स कि आप ये ना हो कि आप कहें कि अब जो मेरा एक कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको मैं एक्सेल की ट्रेनिंग दूंगा, तो वो जी जो ना आपने तो उससे बजट बनवाना है, तो आप उसे कहें कि वो ऐसे कुछ आपको कुछ चीज आजाद करके दे दे एक्सेल के ऊपर, ऐसे ऐसे फार्मूला ड्राइव करके देगा, ऐसी कैलकुलेशन करने लग जाएगा कि उससे कोई जो टैग बन जाएगा, मतलब कोई ऐसी इन्वेंशन कर देगा एक्सेल सीख के। तो ऐसे नहीं है उसका मकसद। जैसे आप ट्रेनिंग का है कि आप वो आपके लिए बजट अच्छे से बना लेगा, तो रियलिस्टिक है, ठीक है जी, उसको एक्सेल की ट्रेनिंग देंगे, बजट अच्छा बनाएगा। तो मीन्स क्लियर होना चाहिए गोल उसका। ठीक है, या ऐसे भी ना हो कि जी इसको बस एक्सेल सिखा दो। अभी क्या सिखा दिया एक्सेल के अंदर? एक्सेल तो यार बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत उसके एप्लीकेशन है एक्सेल के अंदर। इसको पावर पॉइंट सिखा दो कि पावर पॉइंट में क्या सिखा दें, बस जर्नल सिखा दें। उसको कहें जी पावर पॉइंट इतना इसको सिखा दें कि ये बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाने लग जाए। तो फिर जो ट्रेनर होगा उसको पता है कि इसको प्रेजेंटेशन बनाना सिखानी है और अच्छी अच्छी बनानी सिखानी है, इसकी स्किल इंप्रूव हो जाए। ठीक है जी।
अब उसके अंदर जो ये भी देखना है कि जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं वर्क करेगी, मीन्स के इम्प्रूव करेगी स्किल्स को। अच्छा, फिर आगे ना ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस किया कि नीड असेसमेंट करना है, कि ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग की जो डेवलपमेंट है, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग है, वो कहाँ कहाँ होती है, मीन्स किस टाइप की हो सकती है, ये सारा हम इसके अंदर देखेंगे। फिर एंड में जो ट्रेनिंग हो जाती है तो इसकी एवेल्यूशन हमने करनी है। ये पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है जी। सबसे पहले नीड देखनी है, नीड एंड असेसमेंट। नीड जब असेस हो जाएगी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, उसके टारगेट्स आपने सेट करने हैं। जैसे हमने कहा कि अब ट्रेनिंग देनी है ऑपरेटर को, तो हमारा टारगेट ये है कि इतना ही एक्सेस कीजिए कि हमारा बजट बेहतरीन तरीके से बनाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। जो ट्रेनर होगा पहले उसको एक्सेस सिखा लेगा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की बजटरी डॉक्यूमेंट्स पे करवा देगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि तीन तरह के हो सकते हैं, तीन लेवल के एनालिसिस कर सकते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस, ऐसा ये प्रॉब्लम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फेस कर रही हो, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है। अच्छा, फिर जो टास्क ऑपरेशन एनालिसिस, जो आपका जो आपने हमने ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की थी, वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसको एक्सेल में इशू है, उसको पावर पॉइंट में इशू है, तो ये टास्क से रिलेटेड है। वो बजट बनाने में उसको इशू है, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने में, तो टास्क ओरिएंटेड है ये। और ये डायरेक्टली रिलेट करता है इनकम्बेंट्स ऑफ अ गिवन जॉब में, जो जॉब को परफॉर्म करना है। और फिर आता है पर्सनल एनालिसिस। पर्सनल एनालिसिस जो है, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज है वो अपनी जॉब अपने तौर पे कैसे एनालिसिस करते हैं उसको, और वो क्या समझते हैं कि उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये पर्सनल एनालिसिस है एम्प्लॉई का, वो जॉब परफॉर्म करते हुए उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। अच्छा, फिर ये करते हैं क्यों, तीनों एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स हैं, ये देखिए जरा, जो ट्रेनिंग है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो रिसोर्सेज का हमेशा एफिशिएंट यूज करना चाहिए, और ट्रेनिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि जो ट्रेनिंग है उससे जो फायदा होना है वो ज्यादा हो, कि आप उस पर खर्चा ज्यादा कर दें, ठीक है। अब ट्रेनिंग दे दें, बिला वजह की ट्रेनिंग दे दें कोई बंदों को, और आपका ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा ना हो, तो वो इस तरह रिसोर्सेज को जाया नहीं करना। ये एनालिसिस करने का मकसद ये होता है। इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब जब आपने परफॉर्मेंस गैप, मतलब आपने एक, आप चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस इम्प्लाइज की वैसी नहीं है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आपने परफॉर्मेंस गैप कैलकुलेट करने के बाद उसकी बेस पे आपने ट्रेनिंग करनी है। आप ट्रेनिंग जब करनी है तो आपने इन चीज़ों का फैक्टर का ख्याल करना है। क्या ख्याल करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस स्किल डेफिशिएंसी, आपने परफॉर्मेंस देखी कम थी, आपने देखो कितने एम्प्लॉइज हैं जिसकी वो डेफिशिएंसी है कि अगर हम इंप्रूव कर लें तो जो जितनी परफॉर्मेंस आप चाहते हैं वो अचीव हो जाएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लें पहले तो। फिर सीवियरिटी ऑफ स्किल डेफिशिएंसी, कि जो आप स्किल डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं कि वही मेन डेफिशिएंसी है या उससे भी कोई आगे वाली डेफिशिएंसी है, जो कि पहले उसको इंप्रूव करना चाहिए, ये आपने देखना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल देखनी है कि जो आप परफॉर्मेंस अचीव करना चाह रहे हैं, इस स्किल की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके इसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। फिर एक्सटेंड टू विच स्किल कैन बी इम्प्रूव विद ट्रेनिंग, फिर ये देखना है कि ट्रेनिंग से ये कितने परसेंट, ये डेफिशिएंसी जो कमी है एम्प्लाई के अंदर इस स्किल की, कितने परसेंट इंप्रूव होनी, क्योंकि फिर आपने ट्रेनिंग उस हिसाब से डिजाइन करनी है कि जितनी उसके डेफिशिएंसी है। फिर आपने देखना है डिटरमिन ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड सोर्सेज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज टू असेस आइदर देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग और नॉट। ये ऊपर सारी जितनी बातें हो रही हैं ये इस चीज पे फोकस कर रहा है, देख लें कि भाई ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, पहले वो देख लें। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा, उसका तरीका कर बता रहे हैं कि जी सेल्फ असेसमेंट करें, कंपनी रिकॉर्ड देखें, कस्टमर कंप्लेंट देखें। देखिए कस्टमर कंप्लेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एम्प्लॉय में कमी है, क्योंकि उनको ऊपर सही से एंटरटेन नहीं कर रहे। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई वो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बंदों को यूज ही नहीं करना आती, तो आप ट्रेनिंग देंगे। एम्प्लॉय ग्रीवेंसी, या एम्प्लॉय खुद ही रोना धोना शुरू कर देगा, ये काम मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ट्रेनिंग दे दे। इंटरव्यू विद मैनेजर, मैनेजर हेल्प कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर लें। अभी हम बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। अब ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, बल्कि मैंने ये पहले बल्कि आपको ये बड़े अच्छे से मैं बता दिया कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव वही कि जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर था, कि वो उसकी जो डेफिशिएंसी थी,
हमारा ऑब्जेक्टिव था ये सीख जाए, हमारा बजट टाइम से बन जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी प्रेजेंटेशन जो अच्छी बन जाए और हम जाके प्रेजेंटेशन दें तो लोग प्रेजेंटेशन पे देख के ऐसी खामियां ना निकाले कि प्रेजेंटेशन सही बनी नहीं हुई, तो उसको अच्छी बनानी चाहिए। ये ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव है। इसको आप किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई कर लें, ठीक है जी। अभी हम आते हैं फेज 2 के ऊपर, डिलीवरिंग दी ट्रेनिंग्स। अब ट्रेनिंग डिलीवर किन तरीकों से हो सकती है, किस तरह हो सकती है। देखिए जी, एक तो हो सकती है लोकेशन का, तो आपको पता है कि डिफरेंट लोकेशन पे आप कर सकते हैं। आप कंपनी के अंदर ही कर सकते हैं, आप कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में कर सकते हैं, आप किसी बाहर किसी आउटडोर या किसी ऐसी ओपन या जैसे हमारे अच्छे इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, जिधर उधर ले जाएं आप अपनी टीम को, उधर को होटल बुक करें, उधर ट्रेनिंग भी दें और शाम को घुमाएं भी, इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाए। मतलब इस तरह भी हो सकती है ट्रेनिंग। फिर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हो सकती है कि आप जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है उधर ही काम उधर ही ट्रेनिंग दें। जैसे कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की, उसको तो कंप्यूटर पे ट्रेनिंग की जरूरत है ना। उसको आप मरी इस्लामाबाद घुमाने से तो उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। आप उसको कंप्यूटर पे बैठाएंगे और उसको साथ साथ एक्सेल सिखाएंगे, ठीक है। तो ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है कि आप एक्चुअल वर्क है जहाँ पे आप उससे कहीं दूसरी टीम को आप कहीं पे भी ले जाए। जैसे आप अगर चाहते हैं कि ट्रेनिंग ठीक है, ये वाली जो ट्रेनिंग है ऑफ दी जॉब भी हो सकती है। जैसे मैनेजेरियल ट्रेनिंग, आपको जरूरी नहीं है कि आप प्लांट पे बैठ के इंडस्ट्री में बैठ के करें। आप किसी होटल में ले जाए, किसी बड़े सिटी में ले जाए, किसी दूसरे कंट्री में ले जाए, मैनेजरियल ट्रेनिंग ऑफ दी जॉब हो सकती है, ठीक है जी। फेज 3, अब ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से हैं, किस तरह ट्रेनिंग डिलीवर हो सकती है। देखिए लेक्चर से तो हम सब वाकिफ हैं। जैसे मैं भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप क्लास में लेक्चर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेते हैं, ये सारे लेक्चर या वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, ये लेक्चर मेथड्स है। केस मेथड, केस मेथड ये है ट्रेनिंग डिलीवर करने के, आपको मैं एक सिनेरियो दे दूं कि ये बिजनेस है, उसके बाद इतना पैसा है, तो वो ये उसका टारगेट है, ये अचीव करना चाह रहा है, इतनी वो इनकम चाह रहा है कि साल के अंदर रिटर्न इतना है। तो आप बताएं कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, किस किस में इन्वेस्ट करे, या शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर खरीदने हैं, इतने आपके पास पैसे हैं, आप मुझे 10% जो रिटर्न लेके देंगे एक मंथ के अंदर, आप कहाँ कहाँ पैसे लगाएंगे। प्रॉब्लम आपको बता दिया जाता है, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है, और आपने फिर जो जितने भी ट्रेनिंग आए होते हैं उनको ग्रुप बना दिया जाता है कि आप मिलकर करके दिखाएं। ये केस मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे सिमुलेशन। सिमुलेशन में आप करना ये होता है, जैसे आपने अक्सर जो हमने देखा होगा गेम्स, बच्चों की गेम्स होती हैं। आप गेम स्टेशन आए हुए हैं, वो ना बिल्कुल गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल आप अपने आपके हाथ में जो जॉयस्टिक होती है, आप उसको मूव करते हैं या उसको घुमाते हैं, हैंडल टाइप अगर है तो गाड़ी चलती है। फिर उसके साथ आपको अगर अच्छे वाला वर्क स्टेशन ले लें आप, तो आपके उसके साथ गियर एक्सीलेटर वगैरह भी होते हैं। तो ऐसी जो ट्रेनिंग डिवाइसेस होती हैं उनको सिमुलेटर कहते हैं, जो आर्टिफिशियल लर्निंग इन्वायरमेंट दी जाती है। मतलब आपको अगर प्लेन आप जहाज सिखाना चाह रहे हैं आप किसी को, तो आप ऐसे तो नहीं है ना कि आप उसको जहाज में बैठा देंगे चलाओ। तो जहाज तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो तो अफोर्ड नहीं करते कोई, आप जहाज गिरा दें और बस कोई बात नहीं एक बंदा ट्रेन करने। तो इसके लिए आर्टिफिशियल लर्निंग इन्वायरमेंट बने होते हैं, ठीक है। वहां पे सारा कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, वहां पे उनको सिखाया जाता है ये जी जहाज है, और सारा उनको फीलिंग्स आती हैं वैसी सारी, ठीक है। तो उड़ाते हैं, जब भी बटन दबाते हैं तो उससे जो इफेक्ट आते हैं वो एक्चुअल जब वो जहाज में बैठ के चलाएंगे तो वैसे ही आएंगे। इसी तरह गेम का मैंने बता दिया आपको, कार वाला अगर होगा लर्निंग सिमुलेटर, तो अब जलाएं एक्चुअल कार में बैठे तो वो बटन दबाएंगे, वो एक्सीलेटर दबाएंगे, वैसे ही इफेक्ट होगा। फिर आगे आगे बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप ये होती है कि जब जो लोअर स्टाफ होता है, मीन्स के जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं ऑफिसर्स के अलावा, ठीक है, इंजीनियरिंग मास्टर डिग्रीज या फिर आप डॉक्टर्स, इनकी अप्रेंटिसशिप नहीं होती। इनकी इंटर्नशिप्स होती हैं, वो भी बिफोर जॉब होती हैं। अप्रेंटिसशिप होती है जो वर्कर्स होते हैं उनको जब एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, तो उसके लिए 1-2 साल के लिए उनको एज अप्रेंटिस कहा जाता है। उस अप्रेंटिस में क्या होता है, स्किल्ड टेक्नीशियन के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है। ये स्किल्ड टेक्नीशियन और उनके साथ मिलकर काम करो और सीखते रहते हैं। उसके बाद फिर कंपनी अपना रेगुलराइजेशन वाला प्रोसेस करती है, क्या सारे अप्रेंटिस को ही रख लेती है। अप्रेंटिस वर्कर ही होते हैं, जॉब पे ही होते हैं, लेकिन उनका जैसे एक लर्निंग जो पीरियड होता है वो चल रहा होता है। इंटर्नशिप जो भी हायर डिग्रीज हैं, जैसे कोई भी इंजीनियर्स हैं, कोई भी अब वकील भी समझ लें आप, फिर डॉक्टर समझ लें, ये जो ड्यूरिंग जॉब या जॉब के एंड होने के बाद थोड़ी जो करते हैं अपने प्रोफेशन को सीखने के लिए किसी कंपनी में, उसको इंटर्नशिप कहते हैं,
ठीक है, ये हायर डिग्री वाले करते हैं ये। फिर कोचिंग एंड मेंटरिंग तो आपको पता ही है। कोचिंग स्किल्स को जो है शाइन करने के लिए, जैसे क्रिकेट टीम के साथ, हॉकी टीम के साथ होता है, वो एक सीनियर होता है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उसी फील्ड के अंदर, वो आपको गाइड कर रहा होता है कि आप इस मौके पे ये करना है और ये करना है। मेंटरिंग होता है कि आपको मेंटल तौर पे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको गाइडेंस देता है अपने एक्सपीरियंस बेस पे। ठीक है, जिस तरह ये कासिम अली शाह टाइप लोग हैं, ये मेंटोर हैं ये। ठीक है, ये आपको मतलब इंटरनली आपको मोटिवेशन देते हैं। तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है। फिर डिस्कशंस, ग्रुप बना के डिस्कशन करवाई जाती है, उससे भी आप सीखते हैं। ठीक है, आपको सिनेरियो दे जाए कि आप इसमें डिस्कशन करें और उसको क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करें, एक दूसरे से डिसएग्री करें, एग्री करें, इससे सीखता है। गेम्स वाला वही वाला मामला, सिमुलेशन वाला ही। रोल प्लेइंग ये होती है कि जैसे आपको सपोज कि आपको कहा जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के तौर पे काम करें, और कुछ 4-5 लोगों को मैनेजमेंट बना दिया और 4-5 लोगों को यूनियन बना दिया जाए, जिसको सीबीएम कहा था पिछले लेक्चर्स के अंदर। उनको आपस में जो है ना मुज़ाकरा करवाया जाए, उनसे आपकी डिस्कशन करवाई जाए, और उनमें से आपको स्पेसिफिक मुझे रोल दिया जाए कि ये आप जो सीबी है, जो यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट है, और आपको रोल दे दिया जाए आप जी जो कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो आप आपस में जो है ना किसी किसी इशू के ऊपर बहस करनी है, और यूनियन चाहेगी कि हमें बेनिफिट दे दो, और जो सीईओ चाहेगा कंपनी का, वो चाहेगा कि बेनिफिट ना दिया जाए। ये रोल प्लेइंग है। ठीक है, आपको वो आपको बिहेव करना है एज अ सीईओ, और मुझे बिहेव करना है एज अ यूनियन चेयरमैन। अच्छा, फिर कंप्यूटर बेस्ड हैं, जो कि कंप्यूटर जिसमें इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर बेस्ड है। मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारी मामला, जैसे प्रिंटर, जो प्रिंटर के जरिए जब भी आप डिस्प्ले करवा रहे हो, तो उसको अक्सर इंडस्ट्री के अंदर मल्टीमीडिया कहते हैं, क्योंकि वो जब प्रिंटर से आपको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपसे ऑडियो इफेक्ट्स भी डाले होते हैं, एनिमेशन भी डाली होती हैं, वीडियोस भी आ रही होती हैं। तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, ये भी एक ट्रेनिंग का तरीका कर। वर्चुअल रियलिटी भी कंप्यूटर बेस्ड ही होती हैं, और आपको मीन्स एक्चुअल वो वाला इन्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन वर्चुअली आप उसको जो है ना अ, उसको बिलीव कर रहे हो, आपको बिलीव हो रहा होता है, ऐसे हो रहा होता है कि जैसे आप रियल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। तो ये भी एक तरीका कार है वर्चुअल। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो है इंग्लिश मूवीज के अंदर, वो हाथों को हिला के, जब ऐसे हाथों को हिलाता है, तो सामने कोई उसकी बिल्डिंग आ जाती है, और फिर बिल्डिंग को थोड़ा क्लिक करता है, तो फिर उसके अंदर वो कमरे में चला जाता है ऐसे। तो वर्चुअल रियलिटी होती है। वीडियो ट्रेनिंग, वीडियो जिसमें वीडियोस यूज की जाती हैं, जैसे आप वीडियो अपने लेक्चर ही समझ रहे, ये भी वीडियो ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वही होती है जो सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, वाई ट्रांसफर ट्रेनिंग फेल्स, ट्रेनिंग जो ट्रांसफर है ट्रेनिंग का, वो फेल क्यों हो जाता है? देखिए, डोंट लर्न मटीरियल, आप जो पार्टिसिपेंट और ट्रेनिंग मटीरियल सीख ही नहीं रहे। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन उसकी है ही नहीं, कोई ट्रेनिंग की जो आप दे रहे हैं, इस वजह से भी फेल हो जाती है। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फॉरगेटिंग द मटीरियल, कि आपने जो ट्रेनिंग मटीरियल दिया वो लोग भूल ही गए। फिर अब ट्रेनिंग को एवेल्यूएट करने की बात करते हैं हम, तो उसमें एवेल्यूएट करने के तरीके हैं, जो पार्टिसिपेंट ओपिनियन, जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे ही आप ओपिनियन लेते हैं, अक्सर ली भी जाती है, आपको परफॉर्मा दिया जाता है एंड में। फिर एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग, कि आपने प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, आपने टेस्ट ले लिए, ये भी एक तरीका कार है। फिर एक कंट्रोल ग्रुप और एक आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना के कर ली, तो उससे भी हो जाता है। ठीक है जी। अब फिर बेंच मार्किंग भी है, इससे भी आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि अवेल्यूएशन कैसी होती है। बेंच मार्किंग ये होती है कि आपने ट्रेनिंग का पहले से बेंच मार्क सेट कर लिया कि इसके बाद हमारे एम्प्लॉइज ये वाला परफॉर्म करने लग जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस ही तक आ जाएगी। हमने पहले ही से एक बेंच मार्क सेट कर दी। जब ट्रेनिंग खत्म हुई, तो आपने अपने लोगों को कहा जी ये परफॉर्म करके दिखाओ, अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो इट मीन ट्रेनिंग ओके है। ये बेंच मार्किंग। अच्छा, केस फॉर सिंप्लिसिटी, वो केस का हमने जो ऊपर ऊपर जिक्र किया। पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड, पोस्ट परफॉर्मेंस में ये पोस्ट वाला और प्री पोस्ट टेस्ट वाला ये वही है कि आपने एक टेस्ट ट्रेनिंग के स्टार्ट में ले लिया और एक एंड में ले लिया, फिर आप डिफरेंस देख लें कि जो प्री टेस्ट था और पोस्ट टेस्ट था, उनके मार्क्स कितने कितने लिए। ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी जो है ये मेथड, प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ग्रुप मेथड, ये होता है कि आपने एक ग्रुप लिया,
एक कंट्रोल ग्रुप बना लिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना, दोनों में लोग ही हैं, ठीक है। 4-5 लोग कंट्रोल में डालिए, 4-5 अपने उसमें डालिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। आपने ना एक टास्क दे दिया दोनों, कंट्रोल ग्रुप को आप गाइड करते रहे। एक मिनट मुझे दोबारा देखने दें। इफ ट्रेनिंग इज रियली इफेक्टिव, हाँ जी, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आप गाइड करते रहेंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। जो कंट्रोल ग्रुप है उसको कहोगे आप अपनी मदद आपके तहत वो काम करो। फिर डेफिनेटली जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर जानी चाहिए क्योंकि उनको गाइड किया जा रहा है। तो ये तरीकाकार है, उसे भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है। चलिए जी, माशाल्लाह से हमने 22 लेक्चर हमने कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 23 लेक्चर के अंदर। सारे एचआर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आगे 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 जाके ये आपके बड़े कॉन्सेप्ट होंगे उनकी बेस बनेंगे। चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।